वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है साम निराम दूष्य लक्षण। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में हमने साम निराम दोष के देखा था, मतलब इसके बारे में स्टडी किया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके दोष से दूषादि विज्ञानम अध्याय की प्लेलिस्ट ओपन करके साम निराम दोष की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साम निराम दोष से लक्षण। तो यह है हमारा साम निराम रस आदि दोष। ठीक है, तो इसमें क्या है कि साम रस साम रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि धातुओं के लक्षण संहिताओं में अलग से वर्णित नहीं है। मतलब साम रस या साम दूष्यों के लक्षण के बारे में संहिताओं में अलग से कोई वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि जो कुछ आचार्यों ने रस आदि के प्रदोषज विकारों को साम रस आदि धातुओं के लक्षण बताए हैं। ठीक है, जो भी रस आदि धातुओं या दूष्यों के लक्षण आचार्यों ने बोला है वही साम धातुओं या साम रस आदि धातुओं के लक्षण बताएंगे, जो कि निम्न प्रकार हैं। निराम के लिए एक कोटेशन आया है, निरामाणाम विपर्य, मतलब निराम का अर्थ साम के विपरीत लक्षण। ठीक है, तो जो भी साम के लक्षण होते हैं उसके जस्ट विपरीत या उसके जस्ट अपोजिट जो होते हैं वो लक्षण निराम के लक्षण होते हैं। अब हम पहला देखते हैं, पहली धातु जो कि है साम रस के लक्षण। जो पहली धातु है साम रस लक्षण, तो इसके लिए आचार्य चरक ने सूत स्थान अध्याय 28 में वर्णन किया है कि अश्रद्धा अरुचिश्च आस्वैरस्यम रस ज्ञतः हल्लासो गौरवम तंद्र सांग मर्दो ज्वरस्तमः। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, अश्रद्धा अरुचिश्च आस्वैरस्यम रस ज्ञतः हल्लासो गौरवम तंद्र सांग मर्दो ज्वरस्तमः पांडुत्वम श्रोतसाम रोधा क्लैव्यम साधा कृस अंगता नासो अग्निर यथा कालम वलेहा पलितानि च। पांडुत्वम श्रोतसाम रोधा क्लैव्यम साधा कृस अंगता नासो अग्निर यथा कालम वलयः पलितानि च। ठीक है, तो ये साम रस के लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, साम रस के लक्षण। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अश्रद्धा आया है। अश्रद्धा, अरुचि, आस्वरस और आरस ज्ञता। ठीक है, उसके बाद हल्लास, गौरव, तंद्रा, अंगमर्द तथा ज्वर और तम। उसके बाद है पांडु, स्रोतों में या स्रोतों में अवरोध या स्रोतोरोध। क्लैव, साद यहाँ पे अंग साद के लिए आया है, अंग साद। कृसंगता, अंगों का पतला होना। और नासो अग्निर यथा कालम वलया पलितानि चा। ठीक है, तो ऐथा काल मतलब कह सकते हैं कि बिना समय के आए हुए, मतलब जब बाल झड़ते हैं तो एक समय होता है कि वो बुढ़ापे में झड़ते हैं, बट यहाँ पे जो रस साम रस के लक्षण में ऐथा काल मतलब कोई निश्चित काल नहीं है, वो उसमें वलय वली और पलित होना स्टार्ट हो जाता है। और ये सारे रस प्रदोषक विकार साम रस के कारण उत्पन्न होते हैं। यह है साम रस के लक्षण। अब हम देखते हैं साम रक्त के लक्षण। दूसरी धातु है साम रक्त के लक्षण। इसके बारे में जो दिया गया है वो है कि अध्याय चरक में, अध्याय 28 में चरक सूत्र में वो है कि कुष्ठ विसर्प पीड़िका रक्त पित्तम अश्रिक दरा। ठीक है, कुष्ठ विसर्प पीड़िका रक्त पित्तम अश्रिक दरा गुद मेड्रास पाकश्चा प्लेहा गुल्मो अथ विद्रधि नीलिका कामला व्यंग पिप्ल वस्तिलकालिका दद्रुस चर्मदलम स्वित्रम पामा कोठास्त्र मंडलम रक्त प्रदोष जायन्ते। ठीक है, तो यह है साम रक्त के लक्षण। ठीक,
इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले साम रक्त के लक्षण में कुष्ठ बताया, कुष्ठ, विसर्प, पीडिका, रक्तपित्त और आश्रिक दर। ठीक है, उसके बाद है गुदपाक, मेढ्रपाक और मुखपाक। ठीक है, फिर प्लीहा, गुल्म, अथ, विदृधि, मतलब प्लीहा वृद्धि और रक्त गुल्म तथा विदृधि। उसके बाद है नीलिका, कामला, व्यंग, पिपलू, तिलकालक, दद्रु, चर्मदल, सुवित्र पामा, कोठा और रक्तमंडलम। ये सारे रक्त प्रदोषज विकार जिसके कारण साम रक्त उत्पन्न होता है। ये सारे रक्त प्रदोषज विकार जो होते हैं वो साम रक्त के कारण उत्पन्न होते हैं। अब हम देखते हैं साम मांस के लक्षण। इसके लिए श्लोक दिया है आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 28 में, वो है कि अधिमांस अर्बुदम कीलम गल सालूक सुंडिके पूतिमांस अलजी गलगंड मालो उपजीविका। ठीक है, तो इसमें है कि अधिमांस अर्बुद, कील, गल सालूक और गल सुंडिका। उसके बाद पूती मांस, अलजी, गंडमाला और उपजीविका। ये सारे मांस प्रदोषज विकार हैं जो साम मांस के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं साम मेद के लक्षण। इसके लिए आचार्य चरक ने वर्णन किया सूत्र स्थान 28 में 15 नंबर पर श्लोक जो दिया है वो है कि निंदतानि प्रमेहाणाम पूर्व रूपाणी यानी च, निंदतानि प्रमेहाणाम पूर्व रूपाणी यानी च। ठीक है, तो निंदतानि यहाँ पे निंदित आया है अष्ट निंदित व्याधि के लिए। ठीक है, विशेष रूप से जो इसमें आया स्थल और कार्स। ठीक, तो अष्ट निंदित व्याधि होना, प्रमेह के पूर्व रूप लक्षण दिखाई देना, प्रमेहाणाम पूर्व रूपाणी, तो अष्ट निंद व्याधि होना, प्रमेह के पूर्व रूप लक्षण दिखाई देना, ग्रंथि, अब ये आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताया गया, ग्रंथि, ग्रंथि वृद्धि, गलगंड, अर्बुद, मेदोज ओष्ठ रोग, मधुमेह, अतिस्थौल्य, अतिस्वेद प्रवृत्ति आदि मेद प्रदोषज विकार साम मेद के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये सारे साम मेद लक्षण हैं जो कि साम मेद के कारण, मतलब मेद प्रदोषज विकार हैं जो कि साम मेद के कारण उत्पन्न होते हैं। अब हम देखते हैं साम 80 के लक्षण। इसके लिए आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 28 में श्लोक नंबर 16 पे वर्णन किया है कि अध अस्थि दंत अस्थि भेद शूलम विवर्णता केश लोम नख समश्रुह दोषाश्च अस्थि प्रदोष जा। ठीक है, तो ये है साम अस्थि के लक्षण। इसमें बताया गया अध्यस्थि, अधिदंत, दंत अस्थि भेद, मतलब दंत भेद और अस्थि भेद, अस्थिशूल, विवर्णता, केश, लोम, नख, समश्रु आदि में दोष उत्पन्न होना, ये सारे साम अस्थि के लक्षण हैं। अब हम देखते हैं साम मज्जा के लक्षण। तो इसके लिए श्लोक जो दिया गया वो है कि रुक पर्वाणाम भ्रम मूर्छा दर्शनम तमस्तथा, रुक पर्वाणाम भ्रम मूर्छा दर्शनम तमस्तथा आरुषम स्थूल मूलानाम पर्वजानाम च दर्शनम। तो ये साम मज्जा के लक्षण इसमें बताया गया है। पर्वों में पीड़ा या रुक मतलब दर्द, रुक पर्वाणाम हो गया, भ्रम मूर्छा, दर्शनम तमस्तथा मतलब आँखों के सामने, तम मतलब अंधेरा आना या आँखों के आगे अंधेरा आना, आरुषाम मतलब फुंसियाँ होना या आरुंसी या कह सकते फुंसी होना, तथा स्थूल मूला नाम संधियों पर स्थूल मूल वाली फुंसी होना। ठीक है, ये सारे साम मज्जा के कारण होते हैं या ये सारे
मज्जा प्रदोषज विकार जो उत्पन्न होते हैं वो साम मज्जा के कारण उत्पन्न होते हैं। अब हम देखते हैं साम शुक्र के लक्षण। तो इसके लिए श्लोक दिया गया है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग अध्याय 28 में 18वें और 19वें नंबर पर श्लोक है वो है कि शुक्रस्य दोषात् क्लैबम हर्षणम रोगी व क्लीबम अल्पायु वीररूपम व प्रजायते न चास जायते गर्भा पतति प्रस्तवत्यापि शुक्रम ही दुष्टम सापत्यम सादारम बाधते नरम। तो ये है साम शुक्र के लक्षण। इसमें बताया गया है कि क्लैव आहर्षण शुक्र स्मरी आदि प्रदोषज विकार साम शुक्र के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये जो शुक्र प्रदोषज विकार बताए गए हैं ये साम शुक्र के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, निराम रस आदि दूषियों के लक्षण साम लक्षणों के विपरीत जानने चाहिए। जो भी अब हम साम दूषियों के लक्षण पढ़ लिए हैं, अब हमको अगर निराम का रस या निराम दूषियों के लक्षण जानने हैं तो हम जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो हमको निराम दूषियों के लक्षण मालूम हो जाएगा या ज्ञान हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं साम पुरुष के लक्षण मल पे आते हैं। तो इसके लिए आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान अध्याय 15 में वर्णन किया है। अभी तक चरक सूत स्थान 28 में, मतलब चरक सूत स्थान में वर्णन हो रहा था धातुओं का। अब चिकित्सा स्थान में मलों का वर्णन है जो कि है मज्जत्याम आगुरुत वाद्विट पक्वातुप्लवते जले है विना अतिद्रव संघात शैतश्लेष प्रदूषणात्। ठीक है, तो इसमें पहला वाला लक्षण है कि वात आदि दोषों से संश्लिष्ट मल प्रवृत्त। दूसरा है जल में डूबने वाला मल प्रवृत्त। तीसरा है अत्यंत दुर्गंधित मल प्रवृत्त होना, अवरोधित मल प्रवृत्त होना, और पांचवा मल प्रवृत्त अल्प मात्रा में व बार बार प्रवृत्ति आदि साम मल के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो वाद आदि दोषों से संश्लिष्ट मल आना या प्रवृत्त होना, जल में डूबने वाला मल, अत्यंत दुर्गंधित मल, अवरोधित मल, और मल प्रवृत्ति अल्प मात्रा में या थोड़ी मात्रा में या बहुत बार बार प्रवृत्ति आना या बार बार मल का आना। तो ये सारे साम पुरुष के लक्षण हैं। अब हम देखते हैं निराम पुरुष के लक्षण। इसके लिए सुश्रुत ने वर्णन किया है कि एतान येव तु लिंगानि विपरीतानि यस्य तु, एतान येव तु लिंगानि विपरीतानि यस्य तु लाघवश्च मनुष्यस्तस्य पक्वम विनिर्दिशेत। तो निराम पुरुष के लक्षण में पहला है कि दुर्गंध रहित मल प्रवृत्त होना, बंधा हुआ मल प्रवृत्त होना, आसानी से मल प्रवृत्त होना, मल प्रवृत्ति के बाद शरीर में लघुता उत्पन्न होना, और जल में तैरने वाला मल प्रवृत्त होना। ये जस्ट साम पुरुष लक्षण के विपरीत हैं। ठीक है, तो निराम और साम विपरीत होते हैं। अब हम देखते हैं साम मूत्र के लक्षण। तो साम अवस्था के अंतर्गत मूत्र संबंधी सभी विकारों को लिया गया है, जिसमें पहला है उदक में है, इक्षु में है, इक्षु बालिका में है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद, सिक्ता में और सनैर में इत्यादि। तो ये सारे साम मूत्र के लक्षण बताए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं निराम मूत्र के लक्षण। इसमें क्या है कि सामान्य मात्रा में व सामान्य वर्ण वाले मूत्र की प्रवृत्ति होना या मूत्र का आना। दूसरा है मूत्र प्रवृत्ति के समय पीड़ा नहीं होना, मतलब जब मूत्र हो रहा है या मूत्र का वेग आ रहा है तो उसकी प्रवृत्ति के समय, निकालते समय उस पीड़ा ना होना। तो ये सारे निराम मूत्र के लक्षण हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आम व निराम अवस्था के ज्ञान का महत्व। इसके लिए वर्णन दिया गया है मधुकोश टीका में, वह है कि सामे पाचनम निरामे समनम, अर्थात दोषों की साम अवस्था में पाचन कर्म करना चाहिए व निराम अवस्था में समन करना चाहिए। तो साम अवस्था में पाचन कर्म और निराम अवस्था में समन कर्म करना चाहिए। दूसरा बताया गया है कि संपूर्ण शरीर में फैले हुए साम दोषों को निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो भी साम दोष संपूर्ण शरीर या पूरे शरीर में फैले हुए हैं उनको निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह दोष रस आदि धातुओं में विलीन रहते हैं। ठीक है, वो दोष वात आदि दोष तथा रस आदि धातुओं में विलीन रहते हैं और बाहर निकालने के लिए उन्मुख नहीं होते हैं। इसे स्थिति में शोधन कर्म नहीं कराना चाहिए। यदि उन दोषों को बलात् निकालने का प्रयास किया जाए, अगर उन दोषों को बलपूर्वक हम निकालते हैं या निकालने का प्रयास करते हैं तो शरीर
अवयवों का नाश हो जाएगा, मतलब शरीर के ऑर्गन्स का नाश हो जाएगा या हो सकता है। जैसे कच्चे फल से बलात् रस निकालने पर रस नहीं निकलता। अगर हम एग्जाम्पल दिया कि अगर हम कच्चे फल से रस निकालते हैं तो उससे रस नहीं निकलता, जबकि जो फल होता है वो पूर्णतः नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो साम आदि रहते हैं वो दोषों तथा धातुओं में विलीन रहते हैं। अगर हम उसको बलपूर्वक निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं और जिससे शरीर का नाश होने की संभावना रहती है। तीसरा बताया गया है कि साम दोष यदि सर्व शरीरगत हों तो शोधन कर्म नहीं कराना चाहिए। अगर साम दोष जो हैं वो सर्व शरीरगत मतलब पूरे शरीर में फैले हुए हैं तो उनका शोधन कर्म नहीं कराना चाहिए। जबकि साम दोष को एकांगगत हो तो एक अंगगत हो मतलब एक अंग में स्थित हो तो हमें शोधन कर्म कराना चाहिए। ठीक है, तो अगर पूरे शरीर में फैले हुए हैं साम दोष तो शोधन कर्म नहीं कराना है। जबकि अगर एक अंग में या किसी पार्टिकुलर रीजन स्पेसिफिक रीजन में शरीर के वहाँ पे स्थित है साम दोष तो हमको उसका शोधन कर्म कराना चाहिए। जैसे अतिसार में आम दोष पक्वाशय स्थित होते हैं, अतः सर्वप्रथम हरिति का प्रयोग कराकर मल निकालने का निर्देश दिया गया है। जैसे कि अतिसार में जो दोष रहते हैं आम दोष जो रहते हैं वो पक्वाशय में स्थित रहते हैं, तो उसका शोधन कर्म या समन कर्म कराने के लिए हमें सर्वप्रथम हरितकी का प्रयोग कराकर मल को निकालने का निर्देश बताया गया है। चौथा बताया गया है कि अजीर्ण में तीव्र रूजा होने पर सुलग्न औषध नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर अजीर्ण में मतलब आम अवस्था में तीव्र रूजा या बहुत मतलब दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है, ठीक है, तो हमें सुलग्न मतलब दर्द कम करने वाली या दर्द को हरने वाली औषध नहीं देना चाहिए, क्योंकि अजीर्ण अवस्था में प्रयुक्त औषध जीर्ण होने के बजाय आम की ओर अधिक वृद्धि कर देता है। तो अजीर्ण अवस्था में अगर हम प्रयुक्त औषध लेते हैं तो वो जीर्ण होने के बजाय मतलब अजीर्ण से जीर्ण होने के बजाय आम की ओर अधिक वृद्धि कर देता है, जिससे और भी ज़्यादा तीव्र रूजा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया आम व निराम अवस्था के ज्ञान का महत्व तथा निराम मूत्र के लक्षण, साम मूत्र के लक्षण, निराम पुरीष के लक्षण, साम पुरीष के लक्षण, साम शुक्र के लक्षण, साम मज्जा के लक्षण, साम अस्थि के लक्षण, साम मेद लक्षण, साम मांस लक्षण, साम रक्त लक्षण और साम रस लक्षण। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे हमारा ये। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोषपाक और धातुपाक। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।